सोनाली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी, जहां मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। वह रोज मुझसे कहती, दीदी, आप मेरी जगह पर सो जाएं। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा कि शायद उसे उसका बिस्तर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसका बिस्तर बदलवा दिया। लेकिन अगले दिन उसने फिर वही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और उसकी जगह सो गई। कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में लोग केवल वही करते हैं जिसमें उनका खुद का फायदा हो। बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र इस समय 35 साल है। मैं अपनी मां के साथ रहती थी। मेरे पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था और उनके जाने के बाद मैं अपनी मां के घर वापस आ गई थी। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, तब से मां ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी मां भी अकेली रहने लगी थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरे ससुराल में ससुर और एक देवर ही थे। सास-ससुर कभी-कभी मिलने आ जाते थे, लेकिन मेरे पति के देहांत के बाद मेरे देवर ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब शादी नहीं करनी थी। मुझे अपनी मां के साथ रहना था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए दी थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें बुढ़ापे में आराम दूं। मेरी मां कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थीं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने मां से कहा कि वे कपड़े सिलना बंद कर दें, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने उनसे वादा किया कि मैं कोई न कोई काम देख लूंगी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इंटर के बाद ही मां ने मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। वे चाहती थीं कि अपने जीते जी मेरी शादी कर दें, और इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। जॉब ढूंढने के लिए मैंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों से बात की। एक दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक महिला की जरूरत है। उसने कहा कि उसे वहां के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सोचा कि शायद मेरा काम बन जाए। मैंने उससे आश्रम का पता लिया और अगले दिन अपनी मां से कहकर वहां चली गई। अनाथ आश्रम एक बड़े घर जैसा बना हुआ था। गेट के अंदर जाने पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, जिनमें से कुछ विकलांग भी थे। घर के अंदर कई कमरे थे और एक छोटा सा कमरा था जहां वॉचमैन रहता था। एक बच्चे से ऑफिस का पता पूछने पर उसने सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। मैंने वहां जाकर देखा कि एक मैडम बैठी थीं। मैंने उनसे अंदर आने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, पढ़ाई और अन्य जानकारियां पूछीं। मैंने सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकती हो। लेकिन यहाँ जो महिलाएं काम करती है, उन्हें यही रुकना पड़ता है। वे सिर्फ संडे को ही अपने घर जाती है। मैडम की इस बात से मुझे अपनी मां की याद आई। मैंने मैडम से पूछा, क्या रुकना जरूरी है? क्या मैं रोज नहीं आ सकती? उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यहाँ बच्चों की देखभाल हर समय जरूरी होती है। यहाँ तुम्हारे अलावा 2-3 और लड़कियां भी हैं, लेकिन उनके पास और भी काम होते हैं। मैंने मैडम से पूछा, यहाँ मुझे क्या काम करना होगा? मैडम ने कहा, तुम्हें बच्चों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसके लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने मैडम से और भी कुछ बातें की और फिर घर लौट आई। मुझे वहां रुकने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मां की चिंता थी। जब घर पहुंची, तो मां ने पूछा, क्या हुआ? तुम नौकरी के लिए गई थी ना? मिली या नहीं? मैंने मां को सब कुछ बता दिया। मां ने कहा, अगर तुम्हें यह नौकरी पसंद आई है और पैसे भी ठीक मिल रहे हैं, तो तुम यह नौकरी कर लो। मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले रह लूंगी। मैंने मां से कहा, आपके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे वहां 24 घंटे रहना होगा। मां ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगी। वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो रहती हूँ। तुमने मेरा सिलाई का काम भी छुड़वा दिया है। क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? मैंने कहा, ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय से लेती रहना। अगले दिन मैंने अपनी मां से विदा ली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर मैडम से मिली। उन्होंने मुझे मेरा काम समझाया और कमरा दिखाया। कमरे में मेरे साथ 3 और लड़कियां भी रहती थीं, लेकिन उस समय कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आराम किया और फिर बाहर आ गई।
बाहर मुझे वो लड़कियां मिलीं जो यहाँ काम करती थीं। उनमें से एक का नाम रीमा था और दूसरी का नाम रवीना। हमने एक दूसरे से परिचय कराया और फिर हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया तो हम बच्चों को एक कमरे में ले गए जहां वे खाना खाते थे। वहां एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थीं और खाना बनाकर चली जाती थीं। उनका काम दोनों टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता बनाना था। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रीमा और रवीना की थी और मैं उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। वहां मेरा समय गुजरने लगा और बच्चे सारा दिन खेल और पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। हालांकि बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता था। धीरे धीरे मेरी वहां सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने देखा कि वहां रोज कोई न कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। हर दिन कोई न कोई परिवार आता और मैडम उन्हें बच्चा दे देती। नए बच्चे भी आते थे जिन्हें कुछ लोग यहाँ लेकर आते ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। आंटी और मैडम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं। उन्हीं दिनों वहां एक छोटी सी बच्ची आई जो 13 से 14 साल की थी। उसका एक हाथ खराब था। वह जब से वहां आई थी बहुत डरीसमी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। वह ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और पूछा कि वह किसी से बात क्यों नहीं करती। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे रोज बात करने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी। अब वह अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे बच्चों के साथ प्यार से रहती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं और छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। उस लड़की के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह बहुत घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें। मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बार बार यही कहती रही, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें। मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा उसे परेशान करता होगा, इसीलिए वह अपनी जगह बदलने की बात कर रही है। मैंने रीमा से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारे कमरे बच्चों के कमरों से थोड़ी दूरी पर थे। उस अनाथ आश्रम में लगभग 40 से 50 बच्चे थे। लड़कियों और लड़कों के कमरे अलग अलग थे और मैडम खुद हर चीज का ध्यान रखती थीं। बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। रात को हमने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज की तरह अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का खाना खाने का समय हुआ तो मैंने पिंकी के पास जाकर पूछा, अब तो तुम्हें अच्छी नींद आई होगी, मैंने तुम्हारी जगह भी बदलवा दी थी। लेकिन वह फिर भी उदास थी और उसने वही बात कही, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, अब कैसा दर्द? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? तभी मैडम मेरे पास आ गई और पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब जब भी पिंकी मुझसे मिलती वह यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मुझे लगा शायद वह यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए वह यह सब कह रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों न एक बार पिंकी के बिस्तर पर सोकर देखूं कि वह सच बोल रही है या झूठ। हमने रात का खाना खाया और फिर मैं पिंकी के पास गई। मैंने उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सुला दिया और उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए, लेकिन फिर अचानक मुझे एक चुभन महसूस हुई। जब मैंने चादर हटाई तो मुझे कुछ लोग नजर आए। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाई और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सिर में हल्का दर्द हो रहा था, आंखें लाल थीं और मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, दवाई ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई, क्योंकि मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय पिंकी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ था? मैंने उसे कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुम बस बहाने बना रही हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोगी और मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। वह चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोचने लगी कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन रविवार था
और मैं अपनी माँ से मिलने घर चली गई। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगीं कि मैं वहाँ खुश हूँ या नहीं और क्या मुझे ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। मैंने माँ को आश्रम के बारे में सब कुछ बताया और खर्चे के पैसे उनके हाथ में दिए। माँ बहुत खुश हुईं और मुझे दुआएं देने लगीं। अगले दिन मैं फिर से अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर मैंने अपने काम में लग गई। शाम को खाने के समय मैंने रवीना से पिंकी के बारे में पूछा। रवीना ने बताया कि पिंकी को एक आदमी ने गोद ले लिया है और वह उसे कल ही ले गया। यह सुनकर मैं उदास हो गई क्योंकि पिंकी के साथ मेरा एक खास जुड़ाव हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे खुशी भी हुई कि अब पिंकी को माता पिता मिल गए हैं और वह अब एक अच्छा जीवन जी सकेगी। हालांकि पिंकी की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने खुद को बाकी बच्चों के साथ व्यस्त कर लिया। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, वह यह कि यहाँ रोज नए बच्चे आते थे और रोज ही कई बच्चे गोद ले लिए जाते थे। यह कुछ असामान्य लग रहा था, क्योंकि लोग अनाथ बच्चों को गोद लेने में आमतौर पर हिचकिचाते हैं, और अगर कोई ले भी लेता है तो उन्हें नौकर की तरह रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज ही बच्चे गोद लिए जाते थे और सभी उन्हें अपनी संतान की तरह अपनाते थे। एक दिन मैंने रवीना से पूछ ही लिया, यहाँ इतने सारे एडॉप्शन कैसे होते हैं? वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते। रवीना ने कहा, यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है। वह बहुत सारे लोगों को जानती है, इसलिए यहाँ ज्यादा एडॉप्शन होते हैं। वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देते हों। रवीना की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। यहाँ मुझे काफी समय हो गया था और रोज ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक 12 साल की बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी, मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे दर्द होता है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि यही बात पिंकी भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा, कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वह बच्ची रोने लगी। रोते रोते उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया हो और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जब वह सुबह उठती है तो उसे पूरे शरीर में दर्द होता है। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी दरिंदगी उनके साथ कौन कर सकता है? मैंने उस बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जब मैंने उसके कपड़े हटाकर देखा तो उसके शरीर पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ मत। और यह बात अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन तय किया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैं जरूर पता लगाकर रहूंगी। जिसने भी यह घिनौना काम किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर चादर ढक ली। नींद नहीं आ रही थी, आज रात होने को ही थी। रात के करीब 2 बजे का समय था जब मैंने किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। मैंने चादर से चुपके से देखा तो वहां 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। वे उसके पास गए, उसका मुंह बंद किया और उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद वे उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत अपनी जगह से उठकर उन दोनों आदमियों का पीछा करना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जो यहाँ अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मैंने सोचा, अगर मैं अभी मैडम को बताने गई तो ये लोग भाग जाएंगे, इसलिए उनका पीछा करना ही सही समझा। जब मैं उनके पीछे पीछे बाहर आई तो देखा कि वे वॉचमैन से बात कर रहे हैं और वॉचमैन ने उन्हें बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। तब मुझे समझ आया कि वॉचमैन और मैडम जी इस सब में शामिल है। उनके जाने के बाद वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर निकल आई और उन्हें फिर से देखा। वे एक सुनसान घर की ओर बढ़ रहे थे। वो लोग उस घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने घर का चारों तरफ से मुआयना किया, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। तभी मुझे एक टूटा हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं उस दरवाजे से अंदर घुस गई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आदमी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था और दूसरा आदमी खड़ा देख रहा था। यह दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने बिना सोचे समझे खिड़की से चिल्लाकर कहा, इस बच्ची को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे, तुम यहाँ कैसे आईं? जाओ यहाँ से। मैंने फिर कहा, इस बच्ची को छोड़ दो। तभी उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे सिर पर जोर से मारा। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी। मेरा सिर घूम रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं उन जालिमों ने उसके साथ क्या किया होगा। मुझे समझ में आया कि इस पूरे मामले में मैडम और चौकीदार भी शामिल है। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें खोलने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर बाद एक आदमी खाना लेकर आया। मैंने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह हंसने लगा और बोला, पहले तो बहुत बोल रही थीं, अब सारी अकड़ निकल गई। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। उसने मेरे हाथ खोल दिए और खाना मेरे सामने रखकर चला गया। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे शक था कि उसमें जहर हो सकता है। अब मैं उनकी सच्चाई जान चुकी थी। मुझे अचानक पिंकी की याद आ गई और अब मुझे उसके दर्द का एहसास हुआ। मैं समझ गई कि पिंकी मुझसे क्यों कहती थी कि उसे रात में दर्द होता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इस घिनौने काम में शामिल होंगी। मैंने किसी तरह वहां से भागने की योजना बनाई। कमरे के चारों ओर देखा तो एक टूटी हुई खिड़की मिली, लेकिन वह काफी ऊपर थी। मैंने एक स्टूल देखा और उसे खिड़की के पास रखा। मैंने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गई। कूदने से मेरी टांग में चोट लग गई, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और गेट की ओर भागी। गेट बंद था, तो मैंने पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जैसे तैसे मैं अनाथ आश्रम के पास पहुंची। गेट पर वॉचमैन था। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह मुझे फिर से पकड़ लेता। इसलिए मैंने अपने मुंह को दुपट्टे से ढक लिया और छिपते छिपाते वहां से निकल गई। मैं सीधे पुलिस स्टेशन की ओर गई। वहां पहुंचकर मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत में सबूत चलते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मेरा मकसद सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना है। आखिरकार इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी और रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि वे लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। मैंने अपनी मां के साथ घर छोड़ दिया और एक दोस्त के घर चली गई। मैंने अपनी मां को सारी बात बताई और उन्होंने मुझे शाबाशी दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस अनाथ आश्रम पर भेष बदलकर छापा मारा। पुलिस ने मैडम से बात की और एक बच्ची को खरीदने की पेशकश की। मैडम ने हामी भर दी और यह भी कहा कि और बच्चों की भी व्यवस्था हो सकती है। पुलिस ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और अगले दिन छापा मारकर मैडम, वॉचमैन और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। मैडम के कमरे की तलाशी लेने पर उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिली, जिससे यह खुलासा हुआ कि वह ड्रग्स का कारोबार भी करती थी। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो यह बात सामने आई कि वह मासूम बच्चों की ब्लू फिल्में बनाकर विदेश में बेचती थी और इससे करोड़ों रुपए कमा रही थी। जो लोग अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेने आते थे, वे वास्तव में उन्हें गोद नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। जिन आदमियों ने मुझे बंधक बनाया था, वही लोग अच्छे और सुंदर बच्चों को चुनकर लाते थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि बच्चे अनाथ हों और उनके पीछे कोई पूछने वाला न हो, ताकि वे उनके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकें। मैंने अदालत में उनके खिलाफ गवाही दी और उन सभी को सजा हो गई। अब अदालत ने उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैंने वहां के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने निर्दयी होते हैं कि उनके पास शायद दिल ही नहीं होता। लोग पैसों की खातिर इतनी गहराई तक गिर सकते हैं, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आश्रम के बच्चे बहुत खुश रहते थे और अगर कोई भी बच्चे को गोद लेने आता तो मैं पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेती। मैं यह सुनिश्चित करती कि कोई भी बच्चे के साथ कुछ गलत न करे। मुझे अक्सर पिंकी की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पिंकी की बात पर पहले ही यकीन किया होता, तो मैं तभी इन जालिमों को पकड़वा देती और आज पिंकी भी हमारे साथ होती। अब वह न जाने कहाँ होगी और किस हाल में होगी।
मैं भगवान से उसके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वह जहाँ भी हो, सुरक्षित और खुशहाल हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।